अच्छा, तो हम लोग पहुंचे थे कि एसेट्स और डेट्स जो हैं वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे। उसमें सबसे पहले आती है स्टेट प्रॉपर्टी। द क्लासिक रूल postulates that only the public property of the predecessor state passes automatically to the successor state। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, वो सक्सेसर स्टेट को मिल जाएगी। बट दिस ऑफ कोर्स रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इससे फिर क्वेश्चन ये राइज करता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी कहाँ किसको जाएगा। The distinction between public and private property is to some extent based upon the conceptual difference between public and private law. The relevant municipal law for such purpose is that of the predecessor state। तो होगा क्या, जब एक नई स्टेट बनी है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई अपना म्यूनिसिपल लॉ तो नहीं होगा, तो वो करेगा क्या, जो प्रीडिसेसर स्टेट का म्यूनिसिपल लॉ चल रहा था, लोकल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीजें चल रही थी, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके वो अपने करंट लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा और उस लॉ के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाएगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन सी है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी वो ऑब्वियसली स्टेट ओनरशिप में चली जाएगी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो प्राइवेट लोगों को मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि डिसाइड पुराने प्रीडिसेसर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके कवानीन के मुताबिक होगा। इसके बाद आता है स्टेट आर्काइव्स, जो हमारे पास स्टेट की नवारदात पड़ी हुई होती हैं, जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई होती हैं, जो वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, जो मतलब इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो स्टेट की ओनरशिप होती हैं, वो कैसे डिवाइड होगी। आर्काइव्स और स्टेट प्रॉपर्टी विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारी ऐसे आर्काइव्स होते हैं जो कि डिवाइड करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टैचू बना हुआ है किसी का, तो वो तो डिवाइड करना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप बोले जी आधा स्टैचू आप रख लें, आधा हम रख लेते हैं। या इसी तरह कोई एक ऐसी टेंजिबल चीज है, कोई फिजिकल चीज है जिसकी डिवीजन मुश्किल होती है। कोई ऐसी चीज समटाइम्स ऐसी भी होती हैं जो जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, जिनका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो डिवाइड की जाती है। किसी भी कम्युनिटी का जो आर्काइव है वो उसकी हेरिटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसमें न्यूमिस्मेटिक्स हो सकती, कलेक्शन हो सकती है, आइकॉनोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ये बेसिकली यूनेस्को जो कि आपकी हेरिटेज और इस तरह की चीज़ों को डील करता है, उसके लिए एक बड़ी कंसर्न वाली बात है। इसने क्या कहा है, it has called for the restitution of archives as part of the reconstitution and protection of national cultural heritage, and has appealed for the return of an irreplaceable cultural heritage to those that created it। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कल्चरल चीज है जो पाकिस्तान के मोइंजोदड़ो से बिलोंग करती है, सिंध से बिलोंग करती है, तो यूनेस्को ये कहता है कि वो जो उसके क्रिएटर हैं वो उनको दे दी जाए, अगरचे वो इंडियन सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन की आर्काइव्स में काउंट होगी, लेकिन वो यूनेस्को वाले ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को दी देनी चाहिए। Article 20 of the 1983 Vienna Convention provides that the state archives in the present context means, तो state archives क्या है, all documents of whatever date and kind produced or received by the predecessor state in the exercise of its functions, which at the date of the succession of states belonged to the predecessor state according to its internal law and were preserved by it directly or under its control as archives for whatever purpose। जो predecessor states ने अपनी archives की गैलरी में जो चीजें भी सेव रखी हुई होंगी वो सारी archives में काउंट की जाएंगी। और यूनेस्को ने जो उसका कॉमन प्रिंसिपल बताया वो ये है कि जहां पे जो चीज क्रिएट की गई है उनको वो दे दी जाए। बाकी ऑब्वियसली स्टेट्स आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये चीजें डिसाइड करती हैं। इसके बाद बात आती है पब्लिक डेट की। जो कर्जा होता है किसी स्टेट के ऊपर वो कैसे होगा। अक्सर औकात ये चीज डिबेट में आती है। द पब्लिक डेट, या आप इसको नेशनल डेट भी कह सकते हैं, इज दैट डेट assumed by central government in the interests of the state as a whole। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी लिया हो और अभी तक वापस ना किया हो वो पब्लिक डेट कहलाता है। अब
It constitutes a particularly sensitive issue since third parties are involved who are often reluctant to accept a change in the identity of the debtor. होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक डेट है जो पाकिस्तान के ऊपर डेट था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहा। अब जो जिसने वो डेट दिया हुआ है वो तो कभी नहीं चाहेगा, मतलब मैंने अगर कर्जा किसी एक बंदे को दिया है, कोई चीज प्रॉपर्टी घर दिया है, वो बंदा ने आगे से घर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, मैं तो यही चाहूंगा कि मैं उस एक बंदे से ही पैसे लूं, मैं 2 जगहों पे जलील ना हो। सेम हैपन, जो डेटर है जिसने वो दिया है वो आइडेंटिटी की चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जो सक्सेसर स्टेट है, जो नई स्टेट है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है प्रीडिसेसर स्टेट्स के हवाले से कि वो अपना शेयर दे, जो भी मतलब वो आपस में एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करेंगे कि क्या भी कितना कैसे शेयर वो डिवाइड किया जाएगा, वो अपना शेयर दे, लेकिन वो डायरेक्ट क्रेडिटर को देगा नहीं। Being responsible for the predecessor state where this continues of course for its share rather than to the creditor directly, वो डायरेक्टली क्रेडिटर को नहीं देगा असूली तौर पे, वो क्या करेगा कि जो प्रीडिसेसर स्टेट है, जो मेन स्टेट थी यानी कि पाकिस्तान, अगर कोई कर्जा है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कर्जा था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कंबाइन, ईस्ट पाकिस्तान लहदा हो गया, वेस्ट पाकिस्तान लहदा हो गया, कुछ आपस में एग्रीमेंट हुआ, डिसाइड हुआ जी 30,000 आप लोग देंगे बांग्लादेश वाले और 70,000 हम देंगे, तो वो 30,000 उन्होंने डायरेक्ट IMF या जिसने भी पाकिस्तान को कर्जा दिया था उनको नहीं देना, वो 30,000 पाकिस्तान को देंगे और पाकिस्तान एज एन एंटिटी जिसने डेट लिया था वो अपना डेट वहां से क्लियर करवाएंगे। पब्लिक डेट में बी डिवाइडेड इनटू नेशनल डेट्स, मतलब नेशनल डेट क्या है, जो स्टेट ओन करती है जिस डेट को, या लोकल डेट, जो डेट क्या है which was contracted by a sub governmental territorial unit, फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट खुद से किसी साउथ एशियन बैंक या किसी और बैंक के साथ कोई डेट लेती है, वो उस टेरिटोरियल यूनिट को वो डेट मिलता है, तो वो उसमें सिर्फ वो पंजाब का तस्वर किया जाएगा। इसको लोकलाइज्ड डेट भी आप कह सकते हो, बीइंग डेट इनकर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ लोकल प्रोजेक्ट्स ऑफ एरियाज, या समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट वो डेट भी लेती है जिसको वो डिवाइड करती है कि इसमें से ये पंजाब को दिया जाएगा, ये सिंध को, ये बलूचिस्तान को, ये KPK को, तो ये बेसिकली इन 2 हिस्सों में इस डेट को डिवाइड किया जाता है, लेकिन ओवरऑल वो स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होती है उस डेट के लिए। इसके बाद आता है प्राइवेट राइट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस तरह की काफी सारी चीजें। जो प्राइवेट राइट्स हैं, अगर कोई नई स्टेट सक्सेशन में आती है तो उसमें क्या कैसे उनको डील किया जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सोवरेनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एक्वायर्ड और सबसिस्टिंग राइट्स आर रेलिवेंट हियर एंड ऑफ्टन क्वेश्चंस ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट। वो एक्सप्रोप्रिएशन वाला हमने वो एक फिनोमेना पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर स्टेट ये डिसाइड करती है कि हमने सारी जो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हमने नेशनलाइज करना है, तो उसमें एक्सप्रोप्रिएट किया जा सकता है। जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी होगी या जिसके ऑनर इंटरनेशनल होंगे, फॉरेन एलियंस होंगे, उनको आप उसमें से निकाल सकते हैं, तो वो उसमें आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब as far as those inhabitants who become nationals of the successor state are concerned, they are fully subject to its laws and regulations. Apart from international human rights, उनके पास तमाम राइट्स मौजूद हैं जो उस नई बनने वाली स्टेट के लॉज डिफाइन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन वहां पे राइज करता है कि जो एलियंस होंगे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे थे 1947 में, जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं लेना चाहते, मतलब वो पाकिस्तान वो हिजरत भी नहीं कर पाए, पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी नहीं लेना चाह रहे, तो उनके साथ क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ क्या होगा, उनको कैसे डील किया जाएगा। It is within this context that the doctrine of acquired rights has been formulated. Acquired rights.
This relates to rights obtained by foreign nationals and has been held by some to include virtually all types of legal interests. Its important is that such rights continue after the succession and can be enforced against the new sovereign. मतलब जो उनको पहली एंटिटी में फॉरेन नेशनल होने के नाते राइट्स एंड हासिल थे, वही उनको नई एंटिटी में राइट्स भी हासिल होंगे. कुछ राइटर्स ये कहते हैं दिस प्रोपोजिशन टू बी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जबकि बाकी कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन ही है, लोकल जो लॉज हैं उन्हीं को डिफाइन करना चाहिए कि वो कैसे होगा. इसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है नेशनैलिटी के हवाले से. The terms under which a state may award nationality are solely within its control. State खुद डिफाइन करेगी हमने किसको नेशनैलिटी देनी है, किसको नेशनैलिटी नहीं देनी. In principle, the issue of nationality will depend upon the municipal regulation of the predecessor and successor states. जो पहला लॉ मौजूद था उसकी थोड़ी बहुत रद्दोबदल करके आपने जो नया लॉ बनाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने नेशनैलिटी किस रूल के मुताबिक देनी है. The laws of the former, जो predecessor state है, will determine the extent to which the inhabitants of an area to be ceded to another authority will retain their nationality after the change in sovereignty. कि वो जो secession हुई, जो division हुई, उसके बाद retention उनके पास वही nationality रहेगी इंडिया और पाकिस्तान वाली, या वो उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी होगी या उनके पास इंडियन नेशनैलिटी होगी. The general rule would appear to be that nationality will change with sovereignty. अगर sovereignty change होगी, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसकी अगर sovereignty change हो गई तो आपकी nationality भी change होगी. Although it will be incumbent upon the new sovereign to declare the pertinent rules with regards to people born in the territory or residing there or born abroad of parents who are nationals of the former regime. अब ये स्टेट डिसाइड करेगी. जनरल प्रिंसिपल ये है कि नई सॉवरेनिटी में नई नेशनैलिटी मिलेगी, लेकिन स्टेट डिसाइड कर सकती है कि हमने यहाँ पे रहने वाले लोगों को नेशनैलिटी देनी है या जो यहाँ पे सिर्फ पैदा हुए उनको नेशनैलिटी देनी है, कैसे हमने वो डिसाइड करना है. Similarly, the ceding state may well provide for its former citizens in the territory in question to retain their nationality, thus creating a situation of dual nationality. ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान उनको कहे कि आप अपनी इंडियन नेशनैलिटी भी रख सकते हो if you want to keep that, and with that we can offer you Pakistani nationality as well. तो ये मतलब म्यूनिसिपल लॉ के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट की सक्सेशन जब होती है तो उसमें नेशनैलिटी कैसे डिफाइन की जाएगी. तो ये ओवरऑल कुछ चीजें थी स्टेट सक्सेशन में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के हवाले से. अब इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.